And that informs us that Pakistan is not Myanmar. You cannot breach Pakistan's sovereignty and get away with it, expect that Pakistan will not retaliate. Why? लेकिन हमें एक चीज पे तो प्राउड फील करना चाहिए कि हम दुनिया की इकलौती कौम है जिसको गोबर खाने से और कॉन्फिडेंस आ गया है। ये मानना पड़ेगा हमको, कोई और करके दिखाए। इतना कॉन्फिडेंस गोबर खाने के बाद किसी और कौम में नहीं आ सकता। सऊदी अरब की दौलत, पाकिस्तान के परमाणु हथियार और तुर्की की ताकतवर सेना, अगर ये तीनों एक साथ आ जाएं तो क्या बनता है? एक ऐसा चीन और पाकिस्तान का म्यांमार के अंदर जो शिकंजा है वो कसता चला जा रहा है और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर भी भारत के लिए एक बड़ी परेशानियां हैं। यानी कि ईस्टर्न सेक्टर में सिर्फ एक बांग्लादेशी भारत के लिए परेशानी नहीं बल्कि म्यांमार भी परेशानी बन रहा है। नॉर्थ में चाइना ऑलरेडी परेशानी है और तेरी भैन भी आई है पाकिस्तान। बकवास बंद कर कुत्तिया। गोबर भक्तों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान म्यांमार नहीं है। 1949 से आज तक किसी जंग में फतेह नहीं पा सका। लाइन ऑफ कंट्रोल आज भी बरकरार है। बालाकोट 2019 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्वाट किया, अहदाफ निशाना दुरुस्त, जबकि भारत ने मिग खोया, अभिनंदन को कैद करवाया, अपने ही हेलीकॉप्टर को मिसाइल मार डाला। एक बात पर तो हमें फख्र है कि हम दुनिया की वाहिद कौम है जिसमें गोबर खाने से खुद एतमादी आई है। चीन और पाकिस्तान खामोशी से भारत के गिर्द शिकंजा कस रहे हैं। शुमाल में चीन, मगरिब में पाकिस्तान और मशरक में म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, हर सिमत से घेराव मुकम्मल होता जा रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी अब सिर्फ मंसूबा नहीं, एक खुली हकीकत बन चुकी है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का फौजी इत्तेहाद आखिरी मराहिल में दाखिल। एटमी ताकत पाकिस्तान का अहम किरदार। इत्तेहाद में ईरान और मिस्र समेत कई मुमालिक का शामिल होने का फैसला। दुश्मन का मुकाबला मिलकर करने का अज़्म। इंडिया के तेजस फाइटर जेट को इंडोनेशिया ने साल 2023 में खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन 2026 की शुरुआत में खबर हमें मिलती है कि वो पाकिस्तान से JF-17 खरीद रहा है। भारत ने जो स्ट्रैटेजी रखी थी वो स्ट्रैटेजी आज हमारे तेजस की फरोख्त पर सवाल खड़ा कर रही है। पाकिस्तान आज बैनुल अक़वामी सतह पर पिछले 6 माह में खारजा पॉलिसी में अपने आप को मास्टर दिखा रहा है। देखिए आज हालात क्या है, दुनिया पाकिस्तान को, इस खित्ते को किस नजर से देख रही है। आप मई के बाद से लेके अभी तक के हालात देख लें। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब जो है वो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट करे डिफेंस से मुतालिक। आप आगे देखें दुनिया के कितने ममालिक हैं जो इस वक्त इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उन मिलिट्री इक्विपमेंट्स पर जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ मई के महीने में। JF-17 थंडर सबके सामने है। एक के बाद एक मुल्क क्यों लगी हुई है, लाइन लगी हुई है ममालिक की जो एक के बाद एक पाकिस्तान के साथ इसकी बात कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में हम मजीद कई ममालिक के साथ इससे मुतालिक जो है वो डील करने जा रहे हैं। तो ये दुनिया ने सारे मामला देख लिए हैं। आपके मुल्क में भी लोग ये सब कुछ जानते हैं। आप लोगों अगर वो इंडिया का मैच खेलने नहीं आते, इंडिया ही का मैच फोरफिट करे और वही उनका क्लेश है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेल रहा है, नहीं खेल रहा, किसी को परवाह नहीं है। हाँ, वो इंडिया पाकिस्तान मैच की परवाह है, ये फैक्ट है। इस वक्त मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी सरकार, हुकूमत एक वैक्यूम देखती है, एक रिवोल्ट देखती है कि अगर वो नहीं जाएंगे या वो थ्रेट करेंगे, ICC पैरों में गिर के उनको मनाएगा और फिर हम अपनी शर्तों पे आएंगे। तीसरी ऑप्शन है कि अगर वो नहीं आएंगे तो वर्ल्ड क्रिकेट कोलैप्स हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान का म्यांमार के अंदर जो शिकंजा है वो कसता चला जा रहा है और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर भी भारत के लिए एक बड़ी परेशानियां हैं। यानी कि ईस्टर्न सेक्टर में सिर्फ एक बांग्लादेशी भारत के लिए परेशानी नहीं बल्कि म्यांमार भी परेशानी बन रहा है। नॉर्थ में चाइना ऑलरेडी परेशानी है और वेस्टर्न में भी पाकिस्तान और चाइना परेशानी है। तो भारत को ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा घेरने की तैयारी है और नीचे श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट जो है वो ऑलरेडी चाइना के पास 99 ईयर्स के लिए है, तो वहां से भी हमारी परेशानी है। प्लस मालदीव के भी कुछ आइलैंड चाइनीज नेवी के पास ऑलरेडी जा चुके हैं और बे ऑफ बंगाल में कोको आइलैंड भी उनके पास है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के द्वारा चाइना ने भारत को अब चारों तरफ से घेर लिया है और उसका सबसे स्ट्रॉन्ग साथी जो है इसमें पाकिस्तान भी है, जो अब म्यांमार में एक्टिवली काम कर रहा है चाइना के साथ में। म्यांमार के अंदर भी बड़ा रोल जो है वो पाकिस्तान चाइना के साथ अपना बना रहा है। उनको तो हवाई जहाज भी बेचे थे, फाइटर JF-17 वगैरह, वो तो पुरानी घटना है उसकी। और कहा जा रहा है कि वहां पर जो
चाइना और पाकिस्तान जो है वो मिलकर जो है कुछ उनका काम अब चल रहा है। तो शेख हसीना के 2024 में सत्ता से हटने के बाद ढाका में इस्लामाबाद का दखल बढ़ गया है। और फिर इस्लामाबाद यानी कि जब पाकिस्तान, तो जब बांग्लादेश के साथ लगा हुआ म्यांमार है, तो म्यांमार में अपना प्रभाव जो है इस समय बहुत ज्यादा पाकिस्तान बढ़ाता जा रहा है। और चाइना उसके साथ मिलके एक किस्म से के म्यांमार के साथ जो उनके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस हैं उनको पाकिस्तान के साथ मिलकर सॉल्व कर रहा है एक्चुअली। अब जो भी है, मुझे लगता है कि चाइना और पाकिस्तान का जो जॉइंट वेंचर चल रहे हैं वो अब म्यांमार के अंदर भी आ गए हैं। और वहां पर जो उनके विद्रोही गुट है उनको हथियार वगैरह देना है, ये करना है, तो वो सब चल रहा है वहां पर। चलिए अब देखते हैं जो भी है। फिलहाल तो पाकिस्तान और चाइना की जो जोड़ी है ना सिर्फ गिलगिट बाल्टिस्तान बल्कि बाकी जगह भी ऐसा लगता है कामयाब सी होती नजर आ रही है। सऊदी अरब की दौलत, पाकिस्तान के परमाणु हथियार और तुर्की की ताकतवर सेना, अगर ये तीनों एक साथ आ जाएं तो क्या बनता है? एक ऐसा गठजोड़ जिसे कुछ लोग इस्लामिक नाटो कह रहे हैं। दुनिया की रणनीतिक हलचल में एक नया नाम तेजी से उभर रहा है और वो है मुस्लिम नाटो। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की सऊदी पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था में शामिल होने को लेकर काफी आगे तक बातचीत कर चुका है। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि 3 देशों का डिफेंस ब्लॉक बन सकता है। तीनों देशों की भूमिकाएं अलग अलग है। सऊदी अरब फाइनेंशियल बैंकिंग देगा यानी फंडिंग की जिम्मेदारी संभालेगा। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और बड़ी जमीनी सेना के साथ योगदान देगा। वहीं तुर्की मिलिट्री एक्सपर्टीज, एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जोड़ेगा। न्यूक्लियर डिफेंस का मतलब साफ है, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं और यही हथियार किसी भी दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करते हैं। ये जरूरी नहीं कि हथियार इस्तेमाल हो, कई बार उनका होना ही युद्ध को रोक देता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की भूमिका इस गठबंधन में सबसे संवेदनशील मानी जा रही है। साथियों, इंडिया का तेजस वो फाइटर जेट था जिस फाइटर जेट को इंडोनेशिया ने वर्ष 2023 में खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन 2026 की शुरुआत में खबर हमें मिलती है कि वो पाकिस्तान से JF-17 खरीद रहा है। और तो और ये राफेल भी खरीद रहा है। इंटरेस्टिंग है कि राफेल फाइटर जेट को गिराने की खबर पाकिस्तानियों ने उड़ाई थी, लेकिन इंडोनेशिया राफेल भी परचेज कर रहा है, लेकिन तेजस नहीं। भारत ने जो भी कहा है लेकिन तेजस नहीं रखी। क्या वो स्ट्रेटजी आज हमारे तेजस की सेल पर सवाल खड़ा कर रही है? ये दुनिया को हमारे द्वारा फाइटर जेट्स की संख्या ना बताने के कारण प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं विजेता हूं, और वो अपने प्रोजेक्शन के माध्यम से भारत की इमेज को नुकसान पहुंचा रहा है। भारत को पाकिस्तान आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले 6 महीने में विदेश नीति में अपने आप को मास्टर दिखा रहा है, और भारत विदेश के सत्र ने पार्टिसिपेट नहीं किया। वो कैसे मारा गया? मारा गया एक और डील में। आपको पता होगा दुबई के अंदर अभी एक शो हुआ था, दुनिया भर के फाइटर जेट्स को वहां पर शो के लिए भेजा गया था। वहीं पर हमारा एक फाइटर जेट क्रैश हो जाता है। नवंबर 2025 की खबर बनती है। तेजस का क्रैश होना पाकिस्तानियों ने फिर से दुनिया में बेचा कि ये बेचेंगे, देखिए अपना तेजस जो शो के लिए आया था वही चल नहीं पाया, और वो वहां पर भी अपना फाइटर जेट शो कर जाते हैं। हमारा देश का पायलट चला जाता है, हमारा फाइटर जेट खत्म होता है, और डील में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर JF-17 प्रदर्शनी लगा देता है। विचारणीय है कि JF-17 में इंजन रशियन लगा है और तेजस में इंजन अमेरिकी है। उसके बावजूद भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका पाकिस्तान को फेवर करता चल रहा है, और भारत रशिया का करीबी होकर भी तेजस को बेच नहीं पा रहा है। Their distinguished panel, it came out with a report to the US Congress, a voluminous report, 745 pages, released in November 2025. I urge the writer to go on page 109, where it clearly says that in the 4-day clash between India and Pakistan, Pakistan military had success over India.
This is what the world thinks, and this is what the matters eventually. This is what matters, and this is what the balance of power shift is all about. And how did this happen? This happened because the day the air war happened on the night of 6th, 7th May, 7th, 8th May, on 8th May itself, a senior Pakistan Air Force officer, he gave a briefing to the international media where he explained the concept of multi-domain operation, where he explained how they had visibility of the battle space and how they had electronic identification of all the Indian jets. This was explained. On the Indian side, no briefing was done to the international media and nothing was spoken about the air war that happened on the night of the 6th, 7th. And this is what matters between India and Pakistan. I have explained this in my videos, why it matters. I won't go into the details here. Now, as far as President Trump is concerned, then President Trump says, and he has substance in what he said 60 times at least in various capitals of the world, that he is the one who brought the ceasefire between India and Pakistan in that 4-day clash, and he was being denied the credit by India. And then he also spoke about 6 aircraft being shot down. And it was the Pakistan Prime Minister who, from the podium of the United Nations, said that 6 jets of the Indian Air Force were shot down. But India did not respond to that. India should have responded given their version of what happened. Now, because of this balance of power shift, what has happened is the sphere of influence of Pakistan has increased substantially. And this is what needs to be kept in mind. Now, when we look at the world today, we look at Eurasia. And the heart of Eurasia, what we have is what I call this blob. You have West Asia, which is the Middle East, you have South Asia, and you have Central Asia. This should be seen as one. And this is the heart of Eurasia. And this is where, because of Operation Sindoor, the Americans have given a strategic role to the Pakistanis, plus the Pakistani also, with the Muslim world there, they have now found their footprints in this big heart of Eurasia. लेकिन हमें एक चीज पे तो प्राउड फील करना चाहिए कि हम दुनिया की इकलौती कौम है जिसको गोबर खाने से और कॉन्फिडेंस आ गया है। ये मानना पड़ेगा हमको, कोई और करके दिखाए। इतना कॉन्फिडेंस गोबर खाने के बाद किसी और कौम में नहीं आ सकता। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं वो समझें कि वो क्या कर रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, और जो लोग अच्छा भी बर्ताव करके वहां रह रहे हैं, मे देयर ट्राइब इंक्रीज, और वो इन लोगों को भी समझा पाएं कि भाई कायदे से रहो। हाँ, ये ऐसे नहीं समझेंगे, पर अभी जो राइट विंग, जो वहां का राइट विंग जो करेगा, इनके साथ अब इन्हें मालूम पड़ेगा। बहरहाल